हे दोस्तों, आजकल हम चारों तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में घिरे हुए हैं। अगर हमें कुछ जानना हो तो हम मोबाइल या फिर कंप्यूटर से उन चीज़ों को काफ़ी आसानी से और कुछ मिनटों में ही पा सकते हैं अपने पास। और आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता है। पर उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी के लिए अवेलेबल नहीं था। कुछ ऊंचे दर्जे के इंसान निचले दर्जे के इंसानों से काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे और वो उन इंसानों से काम करवाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग झूठ बोलते हुए आए हैं। पर आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सभी के पास, तो ये झूठ अब झूठ नहीं रहा। सभी के पास इन सारे झूठों का खुलासा हो चुका है। तो अनबिलीवेबल के आज के एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही कुछ झूठ के बारे में बताऊंगा जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो स्वागत है आपका अनबिलीवेबल के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड के 7 वंडर्स में एक है, जिसको देखने के लिए वर्ल्ड के हर कोने से लोग आते हैं। और हर साल इतने सारे इंसानों का यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, इंसानों के द्वारा बनाया गया इतिहास के सबसे बड़े डिफेंस वॉल यानी दीवार को देखने का, जो कि कई हजारों सालों पहले ही बनाया गया था। और लंबाई में ये दीवार लगभग 21,100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और इस दीवार को घेर के ही है हिस्ट्री के 2 सबसे बड़े झूठ। पास्ट में लोगों का ये दावा था कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी काफ़ी आराम से देखा जाता है, पर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा ने ये खुलासा किया है कि ये दीवार केवल धरती के ऑर्बिट से ही दिखा जाता है, वो भी धुंधला धुंधला, और वो भी तब जब आसमान में कोई भी बादल ना हो। पर सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही नहीं, इस धरती के दूसरे बड़े स्ट्रक्चर्स भी स्पेस से देखा जाता है धुंधला धुंधला। और इस धरती के उन कुछ बड़े स्ट्रक्चरों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी एक है। और सन 1700 में लोग ऐसा बिलीव करते थे कि चांद के सरफेस से भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिना किसी यंत्र के खुला आंखों से ही देख सकते हैं। पर उस समय इंसानों के पास सैटेलाइट या फिर कोई भी एडवांस्ड मशीन नहीं था। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चांद से देखा जा सकता है, पर उतना ही छोटा जितना 3 सेंटीमीटर का एक इंसानों का बाल होता है। सो दोस्तों, आगे से कोई भी इंसान अगर ये दावा करता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी क्लियर देखा जाता है, तो उनको बोलिएगा कि वो एक बार ही नासा का ऑफिशियल साइट विजिट कर ले। पिरामिड्स एंड स्पेस। सभी साइंटिस्ट और काफ़ी नॉर्मल इंसान भी इसको लेके क्यूरियस रहते हैं। हम सबको पता है कि मिस्र का ये पिरामिड काफ़ी ज़्यादा रहस्यों से घिरा हुआ है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पिरामिड लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मिस्र का ये पिरामिड हज़ारों सालों पहले लाख बंदी इंसानों से बनाया गया था। पर आज के समय जब साइंटिस्ट इन पिरामिड्स के अंदर जाते हैं, तो फिर उनके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, उन्हें देख के साइंटिस्ट ये बताते हैं कि कुछ निचले जाति के इंसानों के द्वारा ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। ज़रूर उन एंशिएंट टाइम में उनको कोई अलग ग्रह का जीव या फिर कोई अलग ही शक्ति उनको सारे नॉलेज प्रोवाइड कराता था कि ऐसे छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े स्ट्रक्चर को किस तरीके से साइंटिफिकली तैयार करना है। और आपको शायद जान के हैरानी हो कि नॉर्मल कोई ब्रिक्स कुछ साल ही लास्ट करते हैं, पर ये पिरामिड्स के स्ट्रक्चर कई हज़ारों साल पहले से ही जैसा बना था बिल्कुल वैसे का वैसा ही अभी खड़ा है। और उस ज़माने में काफ़ी बारीकी से और सभी चीज़ों को मैप में अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके किसी अच्छे आर्किटेक्ट की तरह ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, और जिसके रहस्य का 1% भी आज के साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। और इसीलिए शायद साइंटिस्ट इसको एलियन या फिर कुछ दूसरे शक्ति से जोड़ देते हैं। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, और टीवी या फिर हर जगह हमें यही सुनाई देता है कि
दूध में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है और इसे पीने से हड्डियों का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के ही हमें बार बार पैकेट या फिर गाय का दूध पीने के लिए मजबूर कर देती है कैल्शियम कैल्शियम बोल के। पर मिल्क कंपनीज हमें पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में हड्डियों के स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कैल्शियम। पर अभी भी मार्केट में बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसमें मिल्क से भी ज़्यादा कैल्शियम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टीम के द्वारा ये जारी किया गया है कि जिस कंट्री के लोग मिल्क नहीं पी पाते उनका बोन स्ट्रक्चर काफ़ी वीक रहता है। पर ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें मिल्क से भी कहीं ज़्यादा कैल्शियम वैल्यू है। तो अगर आप दूध ना भी पी पाए तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है। आप दूध के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से बादाम, पिस्ता, दाल या फिर अंडे भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ फिश एंड गिने चुने कुछ वेजिटेबल्स में मिल्क से कहीं 100 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। तो अगर आप दूध ना पी सके या फिर आपको दूध पीना पसंद भी नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव के तरीके से इन सारे फूड आइटम्स को खा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट इस धरती का सबसे बड़ा पहाड़ है और हम बचपन से ही काफ़ी किताबों में ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इस धरती में एक और माउंटेन मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा लंबा है। पर यह सच है कि आप अगर सी लेवल से कंपेयर करें तो माउंट एवरेस्ट ही इस धरती का सबसे बड़ा पहाड़ है। पर आप अगर समुद्र के नीचे से यानी जहां से सारी पर्वत और माउंटेन्स का गठन हुआ है वहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर हिसाब शायद वैसा ना हो। इन जनरल अभी धरती का सबसे बड़ा माउंटेन है मोना केरा और इस पर्वत का कुल हाइट है 13,796 फीट यानी 4,205 मीटर। पर अगर पानी के अंदर से नापा जाए तो ये माउंटेन लगभग 19,700 फीट का है यानी लगभग 6,000 मीटर समुद्र के अंदर में है ये माउंटेन। और अगर हम समुद्र के नीचे और ऊपर का पूरा नाप लेते हैं तो फिर इसका लंबाई लगभग 33,000 फीट से भी ज़्यादा है यानी 10,205 मीटर। और दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट का कुल हाइट है 29,029 फीट यानी 8,848 मीटर। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चले तो माउंट एवरेस्ट इस धरती का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ों में से एक है। और मोना क्या है इस धरती का सबसे बड़ा माउंटेन। तो अगर आगे से कोई आपको पूछे कि इस धरती का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है तो आपको उन्हें ये पूछना है कि वो कहाँ से जानना चाहते हैं, समुद्र के अंदर से या फिर ग्राउंड लेवल से। ब्लैक होल देखने में एक छेद जैसा है। आप में से कई सारे लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी को देखा होगा। अगर आप भी साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल हैं तो फिर आपने ये मूवी ज़रूर न ज़रूर देखा होगा। इस मूवी में ब्लैक होल को एक छोटी सी छेद की तरह ही दिखाया गया है। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी दूसरा साइंस फिक्शन मूवी देखें तो फिर उसमें भी ब्लैक होल को एक लंबी से छेद की तरह ही दिखाया जाता है हर बारी। पर आपको शायद जान के हैरानी हो कि ये भी सच नहीं है। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहली बार ब्लैक होल का जिक्र किया था। पर उस समय इस तथ्य को सही साबित करने के लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। पर बाद में अमेरिका के ही दूसरे स्पेस साइंटिस्ट जॉन उलन ने इस बात को साबित कर दिया है। नासा के हिसाब से ब्लैक होल कोई लंबी सी छेद या फिर पाइपलाइन की तरह नहीं है, बल्कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ सकता। वो खींच के उसको उसके अंदर समा लेता है। वैसे तो ब्लैक होल को देख पाना ही काफ़ी मुश्किल है किसी आम टेलीस्कोप से, पर कभी भी अगर स्पेस में कोई स्टार कुछ अलग ही बिहेव कर रहा होता है तो फिर साइंटिस्ट उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और ऐसा अंदाज़ा लगा देते हैं कि उसके आसपास ही कोई ब्लैक होल मौजूद है जिसकी वजह से ये स्टार ऐसा बिहेव कर रहा है और कुछ ही देर में वो ब्लैक होल के अंदर समाने वाला है। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये पता होगा कि ब्लैक होल के अंदर से रोशनी भी वापस नहीं आ सकता। सूरज येलो कलर का है ऐसा हम सभी जानते हैं और
पेंटिंग और किताबों में भी सूरज को येलो ही पेंट किया जाता है। यहाँ तक सुबह या दोपहर को सन येलो कलर का रहता है और जैसे ही शाम होने आता है सूरज का कलर बदल के लाल हो जाता है। पर क्या आपको पता है कि सूरज ना ही येलो कलर का है और ना ही लाल कलर का है। सूरज का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। सूरज ऐसा कलर बदलता है हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर और छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजह से। दरअसल सूरज का कलर रेनबो यानी रामधनुष में जो 7 कलर हैं उन सारे कलर का ही मिक्सचर है। अगर हम स्पेस से देखें तो सूरज पूरा का पूरा सफ़ेद नज़र आएगा, पर धरती में एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजह से धरती से सूरज सफ़ेद या फिर येलो या फिर रेड, यहाँ तक कि दिन के किसी किसी टाइम में सूरज को नीला भी आप देख सकते होंगे। पर कुछ साइंटिस्टों का ये दावा है कि सूरज दरअसल ज़्यादातर ग्रीन कलर से ही बना हुआ है और सूरज धरती की तरफ अपना ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से धरती के ज़्यादातर पेड़ पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही सूरज के नीचे ही खड़े रहते हैं 24 घंटे। और पेड़ पौधों के जिस साइड में सूरज की रोशनी नहीं गिरता है वो साइड सफ़ेद या फिर लाइट येलो रह जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी इसी तरीके का यूनिक, अनकॉमन और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।